ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो भैया काफ़ी कुछ चीज़ें तो आपको क्लियर होगी कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में होता क्या है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं उसी क्रिया को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कुल मिला के एक ही शब्द यहाँ पर आपको उपयोग करना है। फोटो मतलब क्या होता है, प्रकाश। सिंथेसिस मतलब प्रकाश का संश्लेषण करना। तो प्रकाश का संश्लेषण करके क्या बनाना, भोजन बनाना। तो इसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। अब वो बच्चों ऐसी डेफिनेशन तो आपको याद होगी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे में उपस्थित जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, वो मृदा से पानी और खनिज लवण लेता है और अपना भोजन बनाता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और वायुमंडल से कौन सी गैस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार ये भोजन बनाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब हमको खास करके जो ध्यान रखना है वो ये चीज़ें ध्यान रखना है। इसके डेफिनेशन को अगर बेहतर तरीके से देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्या है, एक जैविक क्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये सब में नहीं होती है। जो जीवित जीव हैं मतलब हरे पेड़ पौधे, उनके अंदर मोस्टली ये क्रिया देखने को मिलती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, जैविक क्रिया मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस। पहला क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना। अलग अलग क्रियाएं होती है, जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। तो ये जो क्रिया है ये क्या है, जैविक है। जैविक मतलब जीवित जीव में हो रही है, जीवित जीव मतलब जीवित पेड़ पौधे में। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य से प्रकाश लेते हैं और पौधे के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, हरे रंग का एक वर्णक। ठीक है, किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ये हरे रंग का जो वर्णक है क्लोरोफिल, इस क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधा क्या करता है, जो सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं, सरल कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये सरल है। हमारे जीवन के हमारे संपर्क में तो रोजाना रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, इस एटमॉस्फेयर में है। पानी भी हम पीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते भी हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये दोनों क्या है, सरल हैं, सिंपल मॉलिक्यूल हैं। बट कैसे हैं, इनऑर्गेनिक हैं। इनऑर्गेनिक क्यों है? आप बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन है, तो इसको हम कार्बनिक यौगिक क्यों नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि कार्बन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, कार्बन जब भी ऑक्सीजन से योग करके कोई अणु बनाएगा तो उसको हम कार्बन का ऑक्साइड कहेंगे। तो ये एक्सेप्शन है, अपवाद है कि इस अणु के अंदर कार्बन होने के बाद भी इसको कार्बनिक यौगिक नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि इसके जो गुण होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का कोई सा भी ऑक्साइड अगर है तो उसको हम कार्बनिक यौगिक नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके जो गुणधर्म होते हैं कार्बन के ऑक्साइड्स के, इनके गुणधर्म या इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड या अकार्बनिक यौगिकों से ज्यादा मेच खाती है, इसलिए इसको हम कार्बनिक नहीं कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो सरल अकार्बनिक यौगिकों का उपयोग करते हैं कौन, पौधे। और जटिल ऊर्जा युक्त ऐसे यौगिकों को बनाते हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल है, और उनके अंदर क्या है, हाईली एनर्जी उसके अंदर होती है। ऐसे कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बोहाइड्रेट को बनाना या उनका संश्लेषण करना और साथ ही साथ क्या निकलना, ऑक्सीजन गैस का मुक्त होना, इसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो ये रिएक्शन में पूरी डेफिनेशन है। जैसे प्रकाश संश्लेषण में पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति, ये तो सूर्य का प्रकाश सूर्य से लेगा, क्लोरोफिल पौधे के हरे भागों में मौजूद है, खासकर पत्तियों में। ठीक है, इन दोनों की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और मृदा से पानी। क्लियर? और क्या बनाएगा, अपना भोजन बनाएगा। भोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण में पौधा कौन सी गैस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और कौन सी गैस पौधा निकालता है, ऑक्सीजन निकालता है। आया ना समझ में? तो ये मेन है
यहाँ से आप जब 11th-12th में होंगे तो आपको YOC में बहुत पूछा होगा ये क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी छोड़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एक सामान्य भाषा में। सामान्य भाषा मतलब सूर्य की विकिरण ऊर्जा, सूर्य के अंदर जो ऊर्जा होती है वो कौन से रूप में होती है? रेडिएशन के फॉर्म में, विकिरण। ठीक है, आपने उधर मेट्रोलॉजी के अंदर पढ़ा था कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, कौन सा? सूर्य। सूर्य से ही हमको ऊर्जा मिल रही है, लेकिन हमको डायरेक्ट नहीं मिल रही है। किसको डायरेक्ट मिल रही है? पेड़ पौधों को। हम पेड़ पौधे क्या करते हैं, उस सोलर एनर्जी को क्या कर रहे हैं, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उस केमिकल एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट को हम खाते हैं तो हमको मिलती है। डायरेक्ट ऐसे थोड़ी कि हम धूप में जाके खड़े हो जाएंगे तो हमको ऊर्जा मिल जाएगी, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रकाश संश्लेषण क्या है? सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। मतलब ये सूर्य की जो सनलाइट, सोलर एनर्जी है, इसको कुल मिला के किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? केमिकल एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट में। इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। हो गया क्लियर? ध्यान रखना। फिर प्रकाश संश्लेषण को हम ऐसे भी बता सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक क्रिया है। एनाबॉलिक क्रिया मतलब देखो, जो बायोलॉजिकल क्रियाएं होती है हमारी बॉडी के अंदर या पेड़ पौधों के अंदर, तो वो दो प्रकार की क्रियाएं होती है। एक तो छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ी चीज़ बनती है, उसको एनाबॉलिक कहेंगे। और कैटाबॉलिक टूटना वाला, मतलब एक बड़ा अणु टूटेगा और छोटे अणु में बदलेगा, तब उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कैटाबॉलिक बोलेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये दो छोटे छोटे अणु जुड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और एक बड़ा जटिल अणु बन रहा है, कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? एनाबॉलिक। तो प्रकाश संश्लेषण को हम एनाबॉलिक क्रिया कहेंगे। साथ ही साथ इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी क्यों कहेंगे? एंडोथर्मल। एनाबॉलिक एंड एंडरगोनिक या एंडोथर्मल भी कह सकते हैं। तो एंडोर्गोनिक क्यों बोल रहे हैं? ऊष्माशोषी। तो भैया इसमें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा कौन ले रहा है? क्लोरोफिल ले रहा है, पेड़ पौधे ले रहे हैं ना। जब कोई ऊर्जा को लेता है तो उसको एंडरगोनिक क्रिया बोलते हैं, और जब कोई एनर्जी छोड़ता है, ऊर्जा छोड़ेगा, तो उसको एक्सर्गोनिक कहेंगे। तो श्वसन हम आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वो कौन सी क्रिया होती है? एक्सर्गोनिक होती है। आया ना समझ में? और प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? सूर्य की ऊर्जा को ले रहे हैं। तो जब ऊर्जा ली जाती है किसी के द्वारा तो उसको एंडरगोनिक कहा जाता है। समझ में आया ना? ध्यान रखना। तो एनाबॉलिक क्रिया भी यही है प्रकाश संश्लेषण, और एंडरगोनिक क्रिया भी यही है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया कैसे है? तो ये यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के अंदर दो काम होते हैं। दो काम कौन कौन से? एक तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका क्या होता है? इसका होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब ये अपचयन। ठीक है। और जो ये पानी है, इस पानी का होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, दोनों काम होते हैं यहाँ। प्रकाश संश्लेषण में पानी का ऑक्सीडेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। इसीलिए इसको हमने क्या बोला? ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रिया। बस पूरा सब चीजें यहीं से कनेक्ट है। ठीक है, ये रिएक्शन को देख के आप समझते जाओ। यहां पर अगर हम देखें तो इसमें H2O का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। आगे हम समझेंगे पूरा कैसे होगा। ठीक है, अभी तो इसका बेसिक है। बेसिक मतलब प्रकाश संश्लेषण को और हम क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला फैक्ट कई बार पूछा है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली क्रिया प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, या कभी कभी बोल देता है कि प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है? एनाबॉलिक है और एंडरगोनिक है। ठीक है, कभी कभी बोल देता है कि प्रकाश संश्लेषण में होता है
केवल ऑक्सीकरण होता है, केवल अपचयन होता है, या ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं? तो दोनों होते हैं। किसका अपचयन होता है, किसका ऑक्सीकरण होता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? पानी का। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, दोनों काम होंगे। तो ये पूछा जाता है पृथ्वी पर जितना भी प्रकाश संश्लेषण होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या समुद्र के अंदर जो नीली हरी शैवाल है, ये सब करते हैं प्रकाश संश्लेषण, करते हैं ना भाई। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम कंजी बोलते हैं, नदी नाले तालाब समुद्रों में होती है, वो भी क्या है? निम्न वर्ग के पेड़ पौधे हैं। तो अगर हम देखें तो जितना भी पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण होता है उसका अकेला 90% जो होता है, जो ओशियन जलीय शैवाल होती है, एक्वाटिक जो एल्गी होती है या जलीय शैवाल होती है, इनके द्वारा किया जाता है। बाकी 10% जो होता है वो स्थलीय भाग पर जो पेड़ पौधे हैं वो करते हैं। सबसे ज़्यादा महासागरों के अंदर जो शैवाल है, ये शैवाल सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करती है। आया ना समझ में? शैवाल को क्या कहा जाता है? समुद्र का खरपतवार। समुद्र में अधिकतर आपने देखा होगा समुद्र के किनारों पर शैवाल ही शैवाल होती है, कंजी। ठीक है, फिर जीवमंडल या जो बायोस्फीयर है हमारा, इस बायोस्फीयर या जीवमंडल में हर साल कितना कार्बन डाइऑक्साइड स्थिर होता है प्रकाश संश्लेषण में? लगभग 4 गुणा 10⁻13 किलोग्राम हर साल। इतना क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं पेड़ पौधे और शैवाल। ठीक है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड? 4 गुणा 10⁻13 किलोग्राम। इतना कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित खोजकर्ता और इसका इतिहास। तो ये ध्यान रखना कि जो भी खोज करता है या इसका जो इतिहास है, इसमें से आप एक बार तो सबको पढ़ना, ठीक है, बट यहाँ पर जो मेन है उनको ध्यान रखना। जैसे अगर मैं बोलूँ अरस्तु का, तो केवल पढ़ लेना। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि हरे पौधे अपना जो पोषण लेते हैं वो किससे लेते हैं? जड़ों द्वारा भूमि से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। ठीक है, फिर स्टीफन हेल्स ने क्या बताया था भैया? स्टीफन हेल्स को पादप कारिकी या प्लांट फिजियोलॉजी का जनक बोलते हैं। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो प्लांट फिजियोलॉजी, इसी के अंदर आपने सब पढ़ा है। तो उसका जनक कौन है? स्टीफन हेल्स है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? पौधे अपना पोषण वायु प्रकाश से लेते हैं, वायु और प्रकाश से लेते हैं, दोनों से लेते हैं। यहाँ पर अरस्तु ने क्या बताया? जड़ों से लेते हैं, भूमि द्वारा। यहाँ पर बाद में जैसे जैसे साइंस विकसित होती गई तो समझने का नजरिया बदलता गया, सुविधाएं बढ़ती गई तो खोज करने का तरीका बदला, तो नए नए तथ्य या फैक्ट सामने आने लगे। ठीक है, पहले जब अरस्तु था, क्लियर, जीव जगत का जिनको पिता कहा जाता है, क्लियर, बायोलॉजी के जनक यही है अरस्तु। ठीक है, तो बाद में जैसे जैसे विकसित होते गए, देखने का नजरिया बदला और सिद्ध करके बताते गए वैज्ञानिक। फिर स्टीफन हेल्स आए। स्टीफन हेल्स ने बताया कि भैया पौधे को जो पोषण मिलता है ये किससे मिलता है? वायु से और प्रकाश से लेते हैं। ठीक है, दोनों से मिलकर पौधे जो है वो अपने पोषण की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इसमें प्रकाश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लाइट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें, किसमें? पौधों को पोषण देने में। ठीक है, स्टीफन हेल्स को प्लांट फिजियोलॉजी का जनक भी कहा जाता है, ध्यान रखना। फिर प्रिस्टले आया। प्रिस्टले हम लोगों ने उधर भी पढ़ा है, वाष्पोत्सर्जन में भी पढ़ा है ना, रसारोहण में मूलदाब सिद्धांत दिया था प्रिस्टले ने। तो इन्होंने प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधों क्या बताया कि जो दूषित वायु है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या करती है? जो दूषित वायु है, दूषित वायु को क्या करती है? शुद्ध वायु में बदलने का काम करती है। दूषित वायु मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और शुद्ध वायु मतलब ऑक्सीजन। तो प्रिस्टले ने यह बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, अब इनको उस टाइम पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का तो पता नहीं था क्योंकि खोज नहीं हुई थी इन गैसों की, तो इन्होंने केवल ये बोल दिया कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है इसमें पौधे क्या करते हैं? जो दूषित वायु है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको किसमें चेंज करते हैं? शुद्ध वायु ऑक्सीजन में चेंज करते हैं। ठीक है, और प्रिस्टले ने ही पहली बार ऑक्सीजन की खोज की, ये भी ध्यान रखना। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने, ध्यान रखना। फिर आते हैं जॉन इंजेन हाउज। जॉन इंजेन हाउज
पौधों के हरे भागों द्वारा वायु का शुद्धिकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इन्होंने तो बता दिया कि भैया दूषित वायु को शुद्ध करते हैं, बट इन्होंने और आगे बढ़ के क्या बताया इंजेनहोज ने, इन्होंने क्लोरेला शैवाल का उपयोग किया और उसके द्वारा बताया कि पौधे के जो हरे भाग हैं वो वायु का जो शुद्धिकरण करते हैं, उसके लिए सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। बिना सूर्य के प्रकाश में वायु का शुद्धिकरण नहीं करेंगे। ठीक है, फिर जीन सिनेबियर आए, इन्होंने भी अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन किया कि पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आए निकोलस डी शाशुर, इन्होंने क्या बताया, प्रकाश संश्लेषण में जल के महत्व को बताया कि भैया प्रकाश संश्लेषण के लिए जल जरूरी है। ठीक है, फिर आए पैलेटियर कैवेंटाउ, ये मोस्ट आईएमपी है, इसको याद रखना, पैलेटियर और कैवेंटाउ, ये तो एक बार पढ़ लेना केवल, ये पैलेटियर और कैवेंटाउ का ध्यान रखना। पैलेटियर और कैवेंटाउ ने क्या किया, क्लोरोफिल की खोज की, इन्होंने ही सबसे पहले क्लोरोफिल को खोजा था। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने क्लोरोफिल नाम भी दिया, खोजा तो सही, क्लोरोफिल नाम भी इन्होंने ही दिया, और पत्तियों को अल्कोहल में गर्म करके सबसे पहले इन्होंने पत्ती से क्लोरोफिल को अलग भी किया। मतलब क्लोरोफिल को खोजा भी, नाम भी दिया, और पहली बार इन्होंने पत्ती में से, पत्ती को अल्कोहल में डाइल्यूट किया और उसमें से हरा वर्णक अलग किया, जिसको इन्होंने क्लोरोफिल कहा। तो ये मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, रॉबर्ट मेयर, याद रखने की जरूरत नहीं है, इन्होंने तो सीधा बताया था कि जो पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, फिर जूलियन वॉन सेच, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण का प्रथम दृश्य उत्पाद बताया, क्या, स्टार्च। इन्होंने बताया कि भैया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा, स्टार्च बनता है, इन्होंने ये बताया। और हमको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, फिर मैक्सवेल, तो इन्होंने प्रकाश के तरंग मॉडल को खोजा था। ठीक है, फिर ब्लेकमैन, मोस्ट आईएमपी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सीमाकारी कारक नियम दिया, लिमिटिंग फैक्टर लॉ दिया। ठीक है, और अंधकार अभिक्रिया की खोज की, और जो डार्क रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की, उसको भी किसने खोजा, ब्लेकमैन ने ही खोजा। अब उसका नाम ही है ब्लेकमैन, ब्लैक मतलब काला, तो डार्क रिएक्शन, डार्क मतलब अंधेरा, वो भी तो काला होता है, आया ना समझ में। तो इन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी दिया। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मोटा मोटा आप समझ सकते हो कि जब बहुत सारी चीज़ें कोई एक काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसमें से अगर कोई एक चीज़ कम हो जाए तो बाकी का महत्व खत्म हो जाता है, आया ना समझ में। कैसे, एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो एक बिल्डिंग बन रही है, क्या बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, आप छत डाल रहे हो। ठीक है, अब छत डालने में जो आपका मशीन है, जो छत डालने के लिए आप मटेरियल मिक्स कर रहे हो या फिर कहाँ तक ले जा रहे हो, ऊपर तक ले जा रहे हो, वो मशीन अगर खराब हो जाए और अगर मजदूर आपके जो 10 हैं, वो 10 कमजोर मजदूरों को हटा के आप दमदार मजदूर भी अगर ले आओ, और अगर मशीन खराब हो जाए तो वो काम देर से होगा, आया ना समझ में। यहाँ मशीन क्या हुई, लिमिटिंग फैक्टर, उसने लिमिट बांध दी सबकी, आया ना समझ में। ऐसे ही पोषक तत्वों के लिए भी लिमिटिंग फैक्टर दिया है, किसने, लिबिग ने। हम पढ़ेंगे उधर, जब न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। पेड़ पौधों के लिए जो लिमिटिंग फैक्टर दिया है पोषक तत्वों के लिए, वो किसने दिया है, लिबिग ने दिया है। लिबिग ने क्या बोला कि भैया पौधे के लिए जो 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं, उसमें से अगर किसी एक पोषक तत्व की कमी हो जाए और बाकी 16 पोषक तत्व आप खूब दो, तो भी वो 16 पोषक तत्व जो है वो उत्पादन को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ एक पोषक तत्व की जो कमी हुई है, उसने क्या कर दिया, इन सभी पोषक तत्वों की लिमिट को क्या कर दिया, सभी पोषक तत्वों को लिमिट में बांध दिया है, आया ना समझ में। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पानी लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, ठीक है,
फिर आपका प्रकाश लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, पानी लगता है, क्लोरोफिल लगता है, ये सब चीज़ें लगती है पौधे को। बट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि वातावरण में फिक्स है, कितनी है 0.03%, इतनी है 0.03%, ये है ना कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप पौधे के लिए प्रकाश को कितना भी बढ़ाओ, भाई प्रकाश तो कम ज़्यादा होते रहता है, आया ना समझ में। किसी दिन बहुत तेज धूप है, किसी दिन हल्की धूप है, कार्बन डाइऑक्साइड उतनी है फिक्स, ठीक है। आप खेत में पानी बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, बार बार पानी देकर आप उपलब्ध जल बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो प्रकाश बदलता रहता है, पानी भी बदलता रहता है, ठीक है। और पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा भी कम ज़्यादा होती रहती है। बट एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स है। आप बाकी जितने कारक है वो पौधे को भरपूर अगर दोगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर फिक्स है तो बाकी जितना भी आप पानी दे रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड पानी दे रहे हो, या फिर जो सूर्य का प्रकाश दे रहे हो, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको बढ़ाने से प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि इसने क्या कर दिया, पौधे की लिमिट को बांध दिया है। तो इसी को सीमाकारी कारक नियम कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, अभी केवल ध्यान रखना किसने दिया, ब्लेकमैन ने। और ब्लेकमैन ने ही अंधकार अभिक्रिया को भी खोजा, ठीक है। फिर बार वर्ग प्रभाव। बार वर्ग प्रभाव क्या होता है, इन्होंने क्लोरेला शेवाल का उपयोग करके बार वर्ग प्रभाव दिया। अब ये बार वर्ग प्रभाव जो होता है, इसका मतलब ये है कि अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दें, क्लियर, क्या करें, ऑक्सीजन की मात्रा अगर हम वायुमंडल में बढ़ा दें तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में पौधा, भैया कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका इतना ही है CO2, लेकिन अगर ऑक्सीजन O2 पौधे को, भाई वायुमंडल में कितनी होती है 21%, अगर हम पौधे को ऑक्सीजन 21 की जगह कितना दे दें, 25% दें, ठीक है। क्या करें, ऑक्सीजन 25% दें, पौधे के आसपास हम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दें, ठीक है। ऐसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाएगी, कम हो जाएगी। भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो उतना ही है। अभी पौधा जो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, जब वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और 21% क्या है, ऑक्सीजन है। अभी जो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है उसकी अपेक्षा अगर हम इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को रहने दें और इसको हम क्या करें, बढ़ा दें, किसको, ऑक्सीजन को, तो पौधा, अब देखो जो चीज़ ज़्यादा आसपास रहेगी पौधा मजबूरी में ज़्यादा खींचेगा उसको, तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन को ज़्यादा लेने लग जाएगा और ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण में कोई उपयोग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। इसको कहा जाता है बारबर्ग इफेक्ट। ये भी आगे पढ़ेंगे हम, क्लोरेला शेवाल पर इन्होंने खोजा था। फिर विल्सेटेटर और स्टाल, तो इन्होंने क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स की पहली जो है केमिकल स्ट्रक्चर या रासायनिक संरचना इन्होंने ही दिया था, ठीक है। फिर वॉन नील, ये मोस्ट टाइम की है, वॉन नील ने पहली बार ये सिद्ध किया था कि पेड़ पौधे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पानी लेते हैं, बट जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी क्या है, निम्न वर्ग के पेड़ पौधे ही हैं, वो भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वो पानी के स्थान पर क्या लेते हैं, वो लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, वो पानी नहीं लेते, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसको लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इमर्सन और अर्नोल्ड नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रकाश पुंज के प्रयोग द्वारा प्रकाशिक और अंधकार अभिक्रिया या अप्रकाशिक अभिक्रिया के अस्तित्व को सिद्ध किया। इन्होंने लाइट एक्सपेरिमेंट के द्वारा पहली बार सिद्ध किया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाशिक अभिक्रिया भी होती है, लाइट रिएक्शन भी होती है, और अंधकार या अप्रकाशिक जिसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, डार्क रिएक्शन, दोनों क्रियाएं प्रकाश संश्लेषण की ओर होती है, ठीक है। और इन्होंने ही PS फर्स्ट और PS सेकंड को खोजा। PS फर्स्ट PS सेकंड क्या होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, ठीक है। आगे सब पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें रॉबिन हिल, रॉबिन हिल जो थे, या तो आप रॉबिन हिल पूरा नाम याद रखो या क्यों हिल याद रखो, ठीक है। ये भी मोस्ट टाइम पी है, क्यों,
क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जो है प्रकाशिक अभिक्रिया में उचित इलेक्ट्रॉन ग्राही द्वारा जल के प्रकाशिक अपघटन का प्रदर्शन किया था। इन्होंने ही सबसे पहले जो है ये बताया था कि पानी का जल अपघटन होता है, पानी का अणु टूटता है और पानी का अणु टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के बाद आखिरी में जाकर उसको कौन लेता है। तो इन्होंने ही उचित इलेक्ट्रॉन ग्राही को पहले बताया और इन्होंने ही बताया कि जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। ठीक है, फिर रूबेन और कामेन सुपर डुपर मोस्ट टाइम, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपको। ठीक है, रूबेन और कामेन ने सिद्ध किया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है पेड़ पौधों से वो किससे बनती है? वो बनती है पानी से। किससे? पानी से। कैसे? देखो यहां पर हम लोगों ने ये रिएक्शन को देखा था, ये देखो ये रिएक्शन हमने देखी थी। रूबेन और कामेन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑक्सीजन का समस्थानिक लिया। कौन सा? ऑक्सीजन 18 आइसोटोप। और इन्होंने देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है ना, और पानी H2O में भी ऑक्सीजन है, दोनों में ऑक्सीजन है। तो यहाँ ये जो ऑक्सीजन निकल रही है ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है, इससे बन रही है कि पानी से बन रही है? पानी से बन रही है। किससे? पानी से। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है इससे बनती है ऑक्सीजन। ठीक है, ये किसने सिद्ध किया? रूबेन और कामेन ने। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार यहां से पूछा गया है। ठीक है, और यही मोस्टली मुझे जहां तक लग रहा है फोटोसिंथेसिस से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया है। ठीक है, कि या तो ये पूछ लेगा कि किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया, तो रूबेन और कामेन ने, या फिर सीधा पूछ लेगा कि प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से या जल से? जल से आती है। ठीक है, ध्यान रखना, यही मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ का। ठीक है, फिर इमर्सन प्रभाव जिसको लाल गिरावट बोलते हैं, तो ध्यान रखना भैया, लाल गिरावट प्रभाव या इमर्सन प्रभाव किसने दिया था? इमर्सन ने दिया था। ये आगे हम पढ़ेंगे, ये सब चीजें पढ़ेंगे। यहाँ तो सभी को इकट्ठा करके दे दिया है कि आपको अलग अलग साइंटिस्ट जो बाद में आए उनको सबको यहाँ इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, फिर हील और बेंडल, हील और बेंडल की अगर बात करें तो इन्होंने जेड स्कीम को प्रस्तावित किया, जेड स्कीम दी इन्होंने। अब जेड स्कीम क्या होता है ये हम प्रकाशिक अभिक्रिया में पढ़ेंगे। ठीक है, हील और बेंडोल ने, और इसीलिए जेड स्कीम को हील ने दिया, इसीलिए इसको हील अभिक्रिया भी कहा जाता है। फिर अर्नॉन, अर्नॉन की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया? फोटोफॉस्फोरिलेशन को खोजा था। सबसे पहले फोटोफॉस्फोरिलेशन को किसने खोजा था? अर्नॉन ने, कि पेड़ पौधों के अंदर फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया होती है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। और साथ ही साथ इन्होंने एक शब्द दिया एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ATP प्लस NADPH2। ये ऊर्जा के बंडल है भैया। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? ATP। ठीक है, कोशिका के अंदर जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है? ATP के रूप में। और ये जो एक NADPH2 का बंडल होता है ये 3 ATP ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, ये भी ऊर्जा का बंडल है बट ये यूनिट है, सेल की एनर्जी करेंसी है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम देखें तो दोनों ऊर्जा के बंडल हैं कोशिका के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों को ही क्या कहा जाता है? एसिमिलेटरी पावर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर केवल NADPH2 की बात करें तो इसको कहा जाता है रिडक्शन पावर। क्या बोलते हैं? रिडक्शन पावर बोलते हैं अकेले NADPH2 को। ठीक है, ध्यान रखना। फिर कार्टशेक नामक वैज्ञानिक ने गन्ने की पत्ती में DCA डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि C4 साइकिल में बनता है, ये हम वहां पढ़ेंगे, के निर्माण को सबसे पहली बार खोजा था। इन्होंने ही गन्ने की पत्ती के अंदर कार्टशेक ने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की जो अंधकार क्रिया है C4 पौधों में उसमें DCA बनता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम OAA के नाम से जानते हैं। सामान्य भाषा में उसको कहा जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, और केमिस्ट्री की भाषा में उसको कहा जाता है DCA। बाद में C4 पौधों के अंदर इसको प्रॉपर तरीके से किसने बताया था? तो हेच और श्लेक ने बताया था।
इसीलिए हम C4 साइकिल को H स्लेक साइकिल भी कहते हैं। तो ये कुछ साइंटिस्ट है जिनको आपको ध्यान रखना है। अब प्रकाश संश्लेषण का स्थल, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट में, पौधे के। अब आपको पता है भैया आपने कोशिका पढ़ी होगी, पादप कोशिका। पादप कोशिका के अंदर अलग अलग अंग होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिका अंग होते हैं। केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये सभी आपने क्या पढ़े थे? अंग पढ़े हैं ना, याद आ रहा है कुछ? इसमें से पेड़ पौधों के अंदर, हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है हमारी कोशिका में, लेकिन पेड़ पौधों की कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। तो कुल मिला के अगर हम देखें कि मान लो एक ऐसी ये कोशिका है, इस कोशिका में ये केंद्रक है, तो आपको क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा। ऐसा आया ना समझ में? इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो इसको अब चूंकि भोजन कहाँ बन रहा है? कोशिका में, क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में। इसलिए हम क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक को क्या कहेंगे? कोशिका का रसोई घर कहेंगे भैया। आपके घर में खाना किधर बनता है? रसोई घर में बनता है कि बाहर हॉल में बनाते हो? रसोई घर में ही बनता है ना। हाँ, तो यहाँ पूरी कोशिका का रसोई घर ये है, क्योंकि खाना यही बन रहा है। कौन सी क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थल, मोस्ट आईएमपी, पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कोशिका के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। आप बोलोगे सर क्लोरोफिल में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल। आया ना समझ में? जैसे किचन है ना, किचन के अंदर आप बोलोगे सर किचन में खाना बनाते हैं, तो आप बोलोगे नहीं सर हम तो गैस पे बनाते हैं, तो किचन के अंदर है गैस। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये पूरा आप जो है ध्यान रखना। क्या क्या ध्यान रखना इसमें? दो दे सकता है, जैसे क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट। नहीं देगा, वो पागल थोड़ी है। अरे जिसके अंदर जो है, आपको कभी बताओ क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि आप खाना पकाते हो हॉल में, किचन में, गैस पे, ऐसा बोलेगा क्या? भाई खाना पकाने का स्थल है तो आपको बोलेगा चूल्हा, गैस या किचन बोलेगा। क्या बोलेगा? किचन। है ना समझ में? तो रसोई घर किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। ये कहाँ पर होता है? पेड़ पौधों की जो पत्ती होती है, पत्ती की जो मीजोफिल कोशिकाएं, मतलब बीच वाली है, एक अपर लेयर होती है, लोअर लेयर होती है, उसके बीच में जो कोशिकाएं उनको मीजोफिल कोशिकाएं कहते हैं, बीच वाली कोशिकाएं। उन कोशिकाओं में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलता है और यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? पौधे का रसोई घर या कोशिका का रसोई घर, ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्राचीन कोशिकाएं, प्राचीन मतलब जब पेड़ पौधे ये विकसित जीव जंतु नहीं बने थे, तो सबसे पहले पृथ्वी पर जो जीव जंतु अस्तित्व में आए वो छोटी छोटी कोशिकाओं के रूप में आए। जैसे आप अगर देखो तो भाई नीली हरी शैवाल है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। ये क्या है? ये जब जीवन की उत्पत्ति हुई तब सबसे पहले बनने वाली कोशिका है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कोई अलग से जगह नहीं है। मतलब इन प्रोकैरियोट्स की कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया है, नीली हरी शैवाल है, इनमें अगर हम देखें तो इनमें भी प्रकाश संश्लेषण तो होता है, बट इस टाइप का कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो फिर इनमें कहाँ होता है? इनमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो इनकी जो झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन में ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखें तो इसका साइज याद रखना भैया, डिस्क नुमा, लेंस नुमा होता है। व्यास इसका 4 से 10 मिली माइक्रोन होता है और इसका जो मोटाई होता है 1 से 3 मिली माइक्रोन होता है। बट मोस्ट आईएमपी क्या है? मोस्ट आईएमपी है एक तो ये वाला, जहां गोला बना रहा हूं ना, बस वही पूछा जाता है, ठीक है। एक ये वाला क्लोरोप्लास्ट में द्विसूत्रीय वृत्ताकार डीएनए और क्या होते हैं? अनेक एंजाइम्स सहित 70 राइबोसोम पाए जाते हैं।
इसीलिए हम इसको कोशिका का क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। देखो हाँ, अर्ध स्वशासित कोशिकांग। अर्ध स्वशासित कोशिकांग मतलब देखो, अगर हम बारीकी से देखें तो ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जो कि कहाँ है? कोशिका के अंदर। ये पूरी कोशिका मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर हम देखें तो हमको इस टाइप का डीएनए भी मिलता है। क्या मिलता है? डीएनए। वैसे डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक में। डीएनए या गुणसूत्र कहाँ पर होते हैं? केंद्रक में होते हैं, न्यूक्लियस में। बट कुछ मात्रा में डीएनए आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मिलता है। लेकिन ये डीएनए कैसा होता है? ये द्विसूत्री होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, पर लाइनर या रेखीय नहीं होता। ये कैसा होता है? सर्कुलर होता है, इस टाइप का। जबकि केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है वो ऐसा होता है। देखा है डीएनए का ये चित्र कभी? हाँ, ये रेखीय है, ये केंद्रक में रहेगा। बट केंद्रक के अलावा कोशिका के दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें डीएनए होता है, बट कैसा होता है? कुंडलित डीएनए होता है, सर्कुलेट डीएनए होता है। वो कौन से हैं? एक तो क्लोरोप्लास्ट आप पढ़ रहे हो, और एक आप श्वसन में पढ़ोगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। मेन जो डीएनए होता है वो कहाँ पर होता है? केंद्रक में होता है, केंद्रक में ही होता है डीएनए। लेकिन कैसा होता है? इस टाइप का, रेडियल होता है। बट कोशिका के दो ऐसे कोशिकांग हैं जहां पर केंद्रक के अलावा डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। साथ ही साथ वैसे अगर हम राइबोसोम बोलें तो केंद्रक के अंदर राइबोसोम होते हैं, कोशिका द्रव में भी राइबोसोम होते हैं। बट दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें राइबोसोम होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में भी आपको जो है इस टाइप से 70S राइबोसोम मिलते हैं। कितने हैं? 70S। दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70S और 80S। ठीक है। तो 70S राइबोसोम आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मिलते हैं। तो भैया जो केंद्रक के पास सुविधाएं हैं वो सभी सुविधाएं आपको क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रही है। तो सीधी सी बात है, इन दोनों को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वशासित। अर्ध मतलब आधा, पूरा नहीं, अर्ध। पूर्ण स्वशासित तो केंद्रक है, क्योंकि मेनली डीएनए वही है। ठीक है। पूरी कोशिका को चलाने का काम या पूरी कोशिका का डायरेक्टर कौन होता है? न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। बट दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा उस पदार्थ की है जो केंद्रक में है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो ऐसे कोशिकांग को कहेंगे अर्ध स्वशासित कोशिकांग। और ऐसे अर्ध स्वशासित कोशिकांग दो हैं कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो अभी हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना भैया, द्विसूत्रीय वृत्ताकार। वृत्ताकार मैंने इस टाइप का बनाया ना, सर्कुलेट डीएनए बनाया था ना, इस टाइप का। डबल स्ट्रैंड ही होते हैं, धागे दो ही होते हैं इसमें भी। ठीक है। बट कैसा होता है? ये गोल ऐसा कुंडलित होता है। डीएनए और अनेक एंजाइम सहित 70S राइबोसोम भी इसमें पाया जाता है। और यही कारण है कि हम क्लोरोप्लास्ट को क्या कहेंगे? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहेंगे, अर्ध स्वशासित कोशिकांग कहते हैं। हो गया क्लियर? अब यहाँ पर देखो, अब अगर यहाँ पर अगर आप बारीकी से देखो तो आपको ये क्लोरोप्लास्ट का चित्र मिल रहा है। अब देखो, सेंटेंस पढ़ते जाना, चित्र को समझते जाना। क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन युक्त द्रव भरा होता है। इस पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये द्रव भरा है, लिक्विड प्रोटीन वाला। इसमें क्या है? एंजाइम है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेंगे। तो ये जो प्रोटीन युक्त जो द्रव या लिक्विड भरा है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे स्ट्रोमा। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। ठीक है। और स्ट्रोमा में क्या होती है? अंधकार क्रिया होती है, डार्क रिएक्शन होती है। आप बोलोगे सर अंधेरे में होती है क्या? ये नहीं, अंधेरे में नहीं होती दिन में ही है। बट ये लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब इसको लाइट की जरूरत नहीं है। तो जब लाइट की जरूरत ही नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? डार्क रिएक्शन। लाइट हो या नहीं हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आपको पूछा आता है कि क्लोरोप्लास्ट में जो द्रव भरा होता है वो प्रोटीन युक्त होता है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। और उस स्ट्रोमा के अंदर
प्रकाश संश्लेषण को करने वाले एंजाइम्स होते हैं, और स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन? डार्क, अंधकार अभिक्रिया। हाँ, ब्लेकमैन ने दिया था, अंधकार अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान रखना। स्ट्रोमा में अगर हम देखें, ये जो द्रव भरा है, इस द्रव में आप देखो तो एक किनारे से दूसरे किनारे पर क्या जा रही है? एक लेमिली जा रही है, ये पटलिका, और ये पटलिका ऐसे गोल गोल घूमकर क्या बना रही है? सिक्के के ढेर। फिर आगे गई, फिर इसने क्या बना लिए? सिक्के के ढेर। फिर आगे गई, फिर इसने सिक्के के ढेर बना लिए। फिर आगे गई, फिर यहाँ एक ढेर बना लिया, बनाया। तो क्लोरोप्लास्ट में एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक लेमिली जाती है, और बीच बीच में ये ऐसी घूमती है, फिर आगे जाती है। जैसे आपने देखा है जलेबी बनाने वाले को, बनाता है, घुमाता है, फिर आगे बढ़ जाता है, फिर आगे घुमाता है, फिर आगे, बस उस टाइप से यहाँ हो रहा है। ठीक है, लेमिली, पटलिका। ठीक है, ये पटलिका क्या कहाँ से निकलती है? क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन वाला है, 2 मेम्ब्रेन है इसमें, है 2 मेम्ब्रेन, 2 झिल्लियां है ना। तो जो इंटरनल जो मेम्ब्रेन होती है, उसी की आउट ग्रोथ होकर क्या बनती है? बाह्य वृद्धि, आंतरिक वृद्धि के द्वारा क्या बनती है? लेमिली बनती है, पटलिका। और वो पटलिका घूमते जाती है और सिक्के के ढेर के समान स्ट्रक्चर बनाती है बीच बीच में। ठीक है, तो ध्यान रखना। क्लोरोप्लास्ट में अगर हम देखें तो स्ट्रोमा में लेमिली के घुमाव के कारण सिक्के के समान बनने वाली प्रत्येक संरचना क्या कहलाती है? थाइलेक्वाइड कहलाती है। अब देखो थाइलेक्वाइड कहां दिखेगी? देखो, एक को, ये एक संरचना है, इसको बोलते हैं थाइलेक्वाइड्स। एक स्ट्रक्चर को, एक सिक्के के जैसी रचना दिखे, ढेर पूरे की नहीं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? केवल एक की। ये थाइलेक्वाइड है, इसके नीचे वाली थाइलेक्वाइड है, इसके नीचे वाली थाइलेक्वाइड है। मतलब प्रत्येक सिक्के के समान वाली रचना को क्या कहेंगे? थाइलेक्वाइड। और थाइलेक्वाइड का ढेर, ये पूरा थाइलेक्वाइड का ढेर, इसको कहेंगे ग्रेनम या ग्रेना। आया समझ में? और ग्रेना में होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन होती है। देखो, प्रकाश संश्लेषण 2 भागों में होता है। एक तो लाइट जब लगती है, लाइट की आवश्यकता जब होती है, उसको लाइट रिएक्शन कहेंगे। और जब लाइट की जरूरत नहीं होती, उसको हम डार्क रिएक्शन कहेंगे। 2 स्टेप में होता है प्रकाश संश्लेषण पूरा। ठीक है, तो पहला तो लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहां होता है? ये जो सिक्के के ढेर के समान आपको रचना दिख रहा है ना, जिसको हमने क्या बोला? ग्रेनम। एक को क्या बोलेंगे? थाइलेक्वाइड। तो इस ग्रेनम के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। और ये जो स्ट्रोमा भरा हुआ है द्रव, इसमें अंधकार अभिक्रिया होती है। हो गया क्लियर? ध्यान रखना। अब हम और अंदर चलते हैं, और अंदर चलते हैं मतलब प्रत्येक थाइलेक्वाइड की आंतरिक सतह पर। अब ये जो थाइलेक्वाइड आपको एक सिक्के के का वो दिख रहा है, एक सिक्का जैसे संरचना, ठीक है, उसकी आंतरिक सतह पर होते हैं क्वांटोसोम। क्या होते हैं? क्वांटोसोम। एक सिक्के को इधर निकाल के मैं यहां बना देता हूं, ये है एक सिक्का। ठीक है, मतलब ये थाइलेक्वाइड है। थाइलेक्वाइड की अंदर की ओर चिपके होते हैं, क्या चिपके होते हैं? क्वांटोसोम। ये अंदर की ओर चिपके होते हैं भैया, बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर। ठीक है, और क्वांटोसोम को प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की इकाई। यहां पर है अंदर, किसमें? थाइलेक्वाइड के अंदर। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आपको पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, क्या है? क्वांटोसोम। क्वांटोसोम को पार्क और बिगिंस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले देखा और इन्होंने इसको क्वांटोसोम नाम दिया। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा अब जो एक क्वांटोसोम यहां पर है, एक क्वांटोसोम जो है ना, इसके अंदर है 230 क्या है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। आया समझ में? कहां बैठा है क्लोरोफिल? बहुत अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है,
क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना की एक इकाई थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड की आंतरिक सतह पर क्वांटोसोम और एक क्वांटोसोम के अंदर 230 क्लोरोफिल अणु। इसको हमने प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्यों कहा? क्योंकि ये क्वांटोसोम में ही क्या है? क्लोरोफिल है ना। और यही तो सूर्य के प्रकाश को लेंगे, ये एंटीना है, सूर्य के प्रकाश को कैच करने का काम यही करेंगे। हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखना। एक मिनट, तो समझ में आया? ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर हम देखें तो हमको क्या मिलेंगे? थाइलेक्वाइड्स। आया ना समझ में? थाइलेक्वाइड्स का ढेर क्या कहलाएगा? ग्रेनम। आया ना समझ? ग्रेनम में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। क्यों होती है? क्योंकि ग्रेनम में थाइलेक्वाइड है और थाइलेक्वाइड में क्वांटोसोम है। क्वांटोसोम में है क्लोरोफिल जो कि सूर्य के प्रकाश को लेंगे। आया ना समझ में? ध्यान रखना। और स्ट्रोमा जो प्रोटीन युक्त द्रव है, यहाँ पर क्या होगा? अंधकार अभिक्रिया होगी, डार्क रिएक्शन। पहले प्रकाशिक अभिक्रिया होती है यहाँ पर, ठीक है, ग्रेनम में, और बाद में प्रकाशिक अभिक्रिया में जो सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जब बदल दिया जाता है तो फिर वो ऊर्जा कहाँ जाती है? वो जाती है स्ट्रोमा में। और फिर बाकी क्रिया कहाँ होती है? अंधकार क्रिया स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये तो आपका क्या था? क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया क्लोरोप्लास्ट का संरचना? तो कुल मिला के अगर हम देखें तो पौधे का जो रसोई घर होता है क्लोरोप्लास्ट, वहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। हो गया क्लियर? ध्यान रखना। अब प्रकाश संश्लेषण होता है। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट वर्णक की। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हमने क्वांटोसोम देखा था, क्वांटोसोम के अंदर जो 230 क्लोरोफिल अणु देखे थे, वो क्या है? वो पिगमेंट है, वर्णक है। आया ना समझ में? तो क्लोरोप्लास्ट में जो वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं, वो क्लोरोफिल है। आया ना समझ में? उसी के कारण तो पत्ती के आपका रंग हरा दिखता है, दिख रहा है ना। तो अब उन पिगमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अभी पिछली बार जो आरईओ का एग्जाम हुआ था तो उसमें यहां से क्वेश्चन आया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो पिगमेंट की अगर हम बात करें तो पिगमेंट में आपको इतना ज्यादा रामायण नहीं पढ़ना है। बस एक चीज ध्यान रखना है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो वर्णक होता है उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। और क्लोरोफिल जो है ये कार्बनिक अणु है। क्या है? कार्बनिक अणु है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी संरचना में संयुग्मित द्विबंध होता है, डबल बॉन्ड होता है। अभी सब बताऊंगा। आया ना समझ में? और दृश्य क्षेत्र में विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। दृश्य मतलब हम जितनी रेंज का प्रकाश देख सकते हैं, उस दृश्य प्रकाश में से एक विशेष प्रकार के प्रकाश को यह अवशोषित करते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो जो क्लोरोप्लास्ट वर्णक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट वर्णक या क्लोरोफिल, वो टोटल जितना क्लोरोप्लास्ट होता है उसका लगभग 5% जो है वो उसमें वर्णक रहेगा। भाई क्लोरोप्लास्ट अगर मान लो 100% है तो उसमें 5% क्या है? क्लोरोफिल है, वर्णक है, पिगमेंट है। ठीक है, अब जो क्लोरोप्लास्ट वर्णक है इसको 3 ग्रुप में बांटा है। 3 ग्रुप कौन से? एक तो क्लोरोफिल, एक कैरोटीनाइड्स और एक फाइकोबिलेंस। ठीक है, देखो कौन कौन से। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की जगह हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल जैसे ही मैं बोलता हूं तो आपके माइंड में आता है हरा रंग, आता है, हरे रंग का होता है। आपको उधर पूछा जाता है कि पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है, तो फट से बता देते हो क्लोरोफिल के कारण। लेकिन देखो क्लोरोफिल में भी कितने अलग अलग पिगमेंट हैं। ठीक है, ध्यान रखो। तो ये तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर, लेकिन ये ध्यान रखना। आया ना समझ में? वैसे आपको पता भी है क्लोरोफिल का जो अग्रक होता है, मतलब प्रीकर्सर होता है, मतलब क्लोरोफिल बनता किससे है? तो क्लोरोफिल बनता है क्लोरोफिल्लोइड नामक यौगिक से। ठीक है, और क्लोरोफिल का संश्लेषण बीजांकुरण में होता है। जब सीड जर्मिनेट होता है, बीज जब अंकुरित होता है तो अंकुरण के साथ ही क्लोरोफिल बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और कहाँ? बीजांकुर या जो बीज का अंकुर होता है, ठीक है, जो ऊपर की ओर निकलता है। क्या निकलता है? प्लूमूल। स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था। अंधेरे में क्लोरोफिलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है।
अंधेरे में होता है और क्लोरोफिलेज नामक जो एंजाइम है इसकी उपस्थिति में क्लोरोफिल का निर्माण होता है बीजांकुर में। क्लोरोफिल संश्लेषण हेतु आवश्यक खनिज, ये मोस्ट आईएमपी है। पौधे में क्लोरोफिल को बनाने के लिए जो मुख्य खनिज हैं वो कौन से हैं? मैग्नीशियम और आयरन। ये दो खनिज अगर पौधे में नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा। ठीक है, तो कई बार आपको क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से क्लोरोफिल के संश्लेषण या सिंथेसिस में कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? तो खनिज तो दो हैं भैया, ये आयरन, मैग्नीशियम और आयरन। इनकी उपस्थिति में ही क्लोरोफिल बनेगा। पर क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन सा है? मैग्नीशियम है। आया ना समझ में? मतलब क्लोरोफिल जब बनेगा तो उसमें मिलता कौन सा धातु है? मैग्नीशियम। भाई बनने के लिए तो ये आयरन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो क्लोरोफिलेज एंजाइम है इसकी सक्रियता के लिए आयरन जरूरी है। अब आयरन को ऐसा थोड़ी कि क्लोरोफिल बनाएगा या क्लोरोफिल में रहेगा, नहीं रहता। बट क्लोरोफिल जब बनेगा तो उस समय तो इसकी जरूरी ये होना चाहिए ना, नहीं तो ये क्लोरोफिलेज जो एंजाइम है ये सक्रिय नहीं हो पाएगा और क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा। और मैग्नीशियम क्यों जरूरी है? क्योंकि मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल बनाती है। आया ना समझ में? तो ये दोनों की उपस्थिति में ही क्लोरोफिल का संश्लेषण होगा, मतलब क्लोरोफिल बनेगा। ठीक है, और क्लोरोफिल अणु के अंदर जो मुख्य घटक होता है वो होता है मैग्नीशियम। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको सबसे पूछा जाता है। अब सीधा अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि भैया अगर हम क्लोरोफिल के अणु को जलाएं तो जलाने के बाद कौन सी धातु बचेगी? मैग्नीशियम बचेगा, क्योंकि ये होता है उसमें। बाकी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये तो हवा गैस बनकर उड़ जाएंगे, बचेगा क्या? मैग्नीशियम बचेगा, क्योंकि धातु है और धातु जलती नहीं है। आया ना समझ में? अगर आप लोहे को आग में डालो और कागज को आग में डालो तो जो अधातु है वो जल जाएगा और जो धातु है वो बच जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है। अगर हम क्लोरोफिल के अणु को अगर हम कहाँ पर डालें? आग में डालें या जलाएं तो बचेगा क्या? मैग्नीशियम बचेगा। ठीक है, ध्यान रखना। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, ये तो हमको पता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, क्वांटोसोम के अंदर 230 क्लोरोफिल अणु थे। ठीक है, और ये 7 प्रकार के होते हैं। अब देखो तीनों को हम पढ़ेंगे, क्लोरोफिल को पढ़ेंगे, कैरोटीनाइट्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो वर्णक है इनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा था। अब सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल तो 7 प्रकार के हैं। कौन कौन सा? एक तो है क्लोरोफिल ए, ये याद करना, इसका सूत्र भी याद करना। ठीक है, क्लोरोफिल ए C55 H72 O5 N4 Mg, और खासकर ये ध्यान रखना N4 Mg। क्लोरोफिल के अणु में एक मैग्नीशियम धातु परमाणु के साथ 4 नाइट्रोजन के परमाणु जुड़े रहते हैं। आया ना समझ में? आया ना समझ में? एक मैग्नीशियम है और 4 क्या है? नाइट्रोजन है। अभी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये क्लोरोफिल ए क्या है? C55 H72 O5 N4 Mg। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या पूछा जाता है? यहां से एक तो सूत्र पूछा जाएगा क्लोरोफिल ए का, दूसरा आपको पूछा जाता है क्लोरोफिल ए का रंग कैसा होता है। हमने क्या बोला? क्लोरोफिल 7 प्रकार का। ठीक है, और हम जनरली क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल हरा होता है, बोल देते हैं। लेकिन क्लोरोफिल में भी अलग अलग अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया जो क्लोरोफिल ए होता है इसका रंग कैसा होता है? नीला हरा होता है। कैसा होता है? नीला हरा, ब्लू ग्रीन होता है। प्योर ग्रीन नहीं होता, ब्लू ग्रीन होता है। आया ना समझ में? और इसमें कौन सा समूह होता है? मिथाइल समूह CH3 होता है। क्या होता है? CH3। अगर केमिस्ट्री आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा मिथाइल समूह होता है CH3। किसमें? क्लोरोफिल ए में। रंग कैसा? नीला हरा। कौन सा समूह? CH3। ये आपको क्वेश्चन पूछा था अभी पिछली बार जो REO का एग्जाम हुआ था ना, शायद 2022 में। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा था कि क्लोरोफिल ए में कौन सा समूह है और क्लोरोफिल बी में कौन सा समूह होता है। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। देखो
पहले देख लो, ये है क्लोरोफिल अणु। क्या है? क्लोरोफिल अणु है। क्लोरोफिल अणु में अगर आप देखो तो बीच में क्या आ रहा है? मैग्नीशियम है। एक मैग्नीशियम से कितने नाइट्रोजन जुड़े हैं? 4 नाइट्रोजन जुड़े हैं। और इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, द्विबंध, इसीलिए हमने क्या बोला? संयुग्मित द्विबंध रिंग के अंदर। आया समझ में? मैं यही बताना चाह रहा हूं कि मैग्नीशियम के साथ 4 नाइट्रोजन होते हैं। और समूह कौन सा होता है? तो समूह होता है, ये देखो, ये लिखा है CH3, लिखा है ना CH3। ये किस में होता है? ये होता है क्लोरोफिल A में, बट इसको गोला बनाया है और यहां लिखा है CHO, एल्डिहाइड। क्यों लिखा है? अगर A है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर A और B का समान है, पूरा सेम, ये पूरा सेम रहता है। क्लोरोफिल A का भी यही स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल B का भी है। बस यहां पर जो जुड़ने वाला समूह अगर मिथाइल है तो हम इसको क्लोरोफिल A कहेंगे, और अगर जुड़ने वाला समूह मिथाइल हटा के हम क्या लगा दें? एल्डिहाइड, तो ये किसका सूत्र बन गया? क्लोरोफिल B का बन गया। हो गया क्लियर? तो ध्यान रखना, क्लोरोफिल A में कौन सा समूह होता है? क्लोरोफिल A में होता है मिथाइल समूह। ठीक है? और आप बोलोगे इसका नीला हरा कलर मिथाइल समूह होता है। अब अगर हम देखें यहां पर, तो जो मेन क्लोरोफिल है, ये तो 7 क्लोरोफिल दिए हैं आपको, इसमें से मेन कौन सा है जो सबसे ज्यादा होता है पत्ती के अंदर, पेड़ पौधों में? तो क्लोरोफिल A सबसे ज्यादा होता है। कितना? लगभग 75%, 75% अकेला कौन सा होता है? क्लोरोफिल A होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया केंद्र जो होता है, रिएक्शन सेंटर, जहां पर पूरी लाइट रिएक्शन होती है, सेंटर, आया ना समझ में? मेन पॉइंट, वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल A का ही बना होता है। ये मेन क्लोरोफिल है, और ये पेट्रोलियम ईथर के अंदर विलय है, घुल जाता है। किसमें घुलता है? पेट्रोलियम ईथर में, दूसरे में नहीं घुलेगा। फिर क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल B अगर हम देखें तो इसका सूत्र भी लगभग समान है, C55H70O6N4Mg। इसमें भी आखिरी में N4Mg आया ना समझ में? इसका कलर कैसा होता है? पीला हरा। वो था नीला हरा, ये है पीला हरा। ठीक है? और इसमें कौन सा समूह होता है? एल्डिहाइड समूह होता है, CHO समूह होता है। हो गया? अब आप बोलोगे सर ये तो पेड़ पौधों में 75% तो A है, रिएक्शन सेंटर भी A का बना होता है जहां मेन रिएक्शन होती है, बट ये क्या होता है? क्लोरोफिल B जो होता है, इसको सहायक क्लोरोफिल कहते हैं। सहायक मतलब मेन काम तो कौन करेगा? A करेगा, B क्या करेगा? मदद करेगा। किसकी? A की। मदद करने के लिए होता है पत्ती में ये। ठीक है? और इसकी मात्रा कितनी होती है? लगभग 25%। कितना होता है? 25% होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये पौधों का सहायक क्लोरोफिल है, और ये किसमें? मिथाइल एल्कोहल में घुलता है। ये पेट्रोलियम ईथर में घुलता है, ये मैथिल एल्कोहल में घुलता है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर पढ़ना क्या है? ये 2 को तो घोटना है आपको। ठीक है, बाकी आपको ये नहीं पढ़ना है, केवल नाम याद रखना। क्लोरोफिल C ये शैवालों के अंदर पाए जाते हैं, भूरे शैवाल में अलग, लाल शैवाल में अलग, तो आपको इतना डीप नहीं पूछता है। मेन ये 2 का याद रखना। ठीक है, ये आप क्लोरोफिल E तक, और ये भी याद रखना बैक्टीरिया के अंदर ये पाए जाते हैं। बैक्टीरिया के अंदर कौन से क्लोरोफिल? ये तो भैया उच्च वर्ग के पेड़ पौधों के अंदर, आपके आसपास जो पेड़ पौधे उनमें मिलते हैं। ये अलग अलग शैवालों में मिलते हैं। कौन सा? C, D, E। ठीक है, और आखिरी के 2 बैक्टीरियो क्लोरोफिल या अगला क्लोरोबियम क्लोरोफिल। जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है वो बेगनी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में होता है, जो बेगनी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। उनमें कौन सा होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बेगनी प्रकाश में। और क्लोरोबियम क्लोरोफिल जो होता है वो हरे सल्फर जीवाणु होते हैं।
ये हरे प्रकाश में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हो गया क्लियर। तो ये दो जो होते हैं, वैसे तो आपको इतना नहीं पूछेगा, केवल इनका नाम पूछेगा कि बैक्टीरिया में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल और दूसरा होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल या बैक्टीरियो विरिडीन भी उसी को कहा जाता है। हो गया क्लियर, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है कैरोटीनाइड्स। कैरोटीनाइड्स को ध्यान रखना भैया। तो कैरोटीनाइड्स दो प्रकार के होते हैं, ये आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार केवल पढ़ लेना, रीडिंग मार लेना। ठीक है, दो प्रकार के कैरोटीनाइड्स होते हैं, ये भी क्लोरोफिल वर्णक ही हैं, बट इसमें एक होता है कैरोटीन। क्या होता है, कैरोटीन। जनरली आपने पढ़ा होगा ना कि गाजर का जो लाल रंग है, पढ़ते हो कि नहीं, किसके कारण, तो कैरोटीन पढ़ते हो कि नहीं, ध्यान रखना। तो कैरोटीन जो है ये किस रंग का होता है, नारंगी लाल रंग का होता है, आया ना समझ में, ऑरेंज रेड कलर का होता है। और कैरोटीन को क्या कहा जाता है, प्रोविटामिन ए, मतलब विटामिन का पहले वाला भाग, विटामिन ए का पहले वाला भाग। मतलब अगर हम कैरोटीन खाएंगे तो हमारी शरीर में जाने के बाद ये कैरोटीन क्या है, विटामिन ए में बदलेगी। और यही कारण है कि हम अगर गाजर खाते हैं, गाजर में कैरोटीन होता है, पपीता में कैरोटीन होता है। तो हम जब भी खाते हैं, जितने भी पीले कलर के फल होते हैं उसमें कैरोटीन होता है। जनरली आप बोलोगे सर पीले, तो ये नारंगी और लाल रंग जब मिक्स होते हैं तो हल्के पीले दिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रोविटामिन ए कैरोटीन से ही बनता है। ठीक है, तो इसका कलर पूछा जाता है और कैरोटीन से कौन सा विटामिन बनता है, तो विटामिन ए बनता है, और इसीलिए हमने कैरोटीन को क्या बोला, प्रोविटामिन ए। ठीक है, ध्यान रखना। कैरोटीन अगर हम देखें तो ये कैरोटीन के रूप में भी होता है। इस कैरोटीन के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे टमाटर में लाइकोपीन बोलते हो आप, फाइटोटीन होता है, न्यूरोस्पोरिन होता है, अलग अलग प्रकार के ये कैरोटीन्स होते हैं, लेकिन मेनली कैरोटीन ही होता है। ठीक है, फिर जेंथोफिल, जेंथोफिल भी इसी में आता है। ठीक है, ये किस रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। ठीक है, और ल्यूटीन जो होता है वो जनरली अगर हम देखें तो एक विस्तृत रूप से वितरित जेंथोफिल है, जो कि पत्तियों के पीले रंग के लिए उत्तरदायी है। ये जेंथोफिल जनरली कब बनता है, जब पत्तियां पीली पड़ती है, आया ना समझ में। जब पत्तियां पीली पड़ती है, या तो बूढ़ी हो गई या झड़ने वाली है, गिरने वाली है, तो पीली हो जाती है हरी से, तो हरी पीली पत्तियों में क्या होता है, जेंथोफिल होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। बस ये फाइकोबिलिन्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लगे तो एक बार रीडिंग मार लेना, बट इससे आपको कुछ नहीं पूछता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल अणु की संरचना। क्लोरोफिल अणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।